बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इस वक्त जो बहुत बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में दोबारा से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर है, लेकिन साथ ही साथ परेशानी की खबर भी है कि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान के माशी हब कराची से ऐसी खबरें आ रही हैं। इस दफ़ा जो बंदे पकड़े गए हैं ये फायर ब्रिगेड के महकमे में बंदा काम करता था, जफर खान। ये पकड़ा गया, फिर इसने निशानदेही की, फिर इसके दो और साथी पकड़े गए। एक सुफियान है, दूसरा जावेद मेमन है। ये तीन लोग आज गिरफ्तार हुए हैं। ये फायर ब्रिगेड के महकमे के अंदर इसको भर्ती करवाया हुआ था अल्ताफ हुसैन की एमडीएम ने, और ये वहाँ पे इसका भेस ये था कि ये फायर ब्रिगेड का एक सरकारी मुलाजिम है। लेकिन इस बंदे के पास से ऐसी चीज़ें और ऐसे हथियार मिले हैं जिससे पता चलता है कि ये दहशतगर्दी में मुलव्वस है। ना सिर्फ ये चीज़ें मिली हैं बल्कि जो इनके शाफात हुए हैं उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये बंदा बम बनाने का मास्टर है। ये बड़ी तेज़ी से धमाका खेज मवाद जो है उसको बम में कन्वर्ट करता है और कहीं पे भी ये धमाका कर सकता है। इसको ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है और ये ट्रेनिंग इसने भारत से ली है। 14 महीने तक ये भारत में ट्रेनिंग लेता रहा और इसको जो वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई है वो महमूद सदीकी ग्रुप है और उसने भारत में दिल्ली के करीब इसको अस्करी तरबियत दिलवाई। बहुत सारे हथियार चलाने का मास्टर है ये बंदा। इसके पास से हथियार भी मिले हैं, लैपटॉप मिला है, कुछ मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं और उनके अंदर से कुछ डाटा मिला है और वो डाटा बहुत कुछ बता रहा है कि ये किन किन से राब्ते में था, पैसे कैसे हासिल करता था। कुछ हवाला हुंडी का काम भी जो लोग करते थे अल्ताफ हुसैन के लिए या जो अब भी कर रहे हैं, वो नेटवर्क भी पकड़ा गया है। 2 बंदे भी गिरफ्तार हुए हैं। कुछ बंदों के नाम मौजूद हैं जो एजेंसीज को दे दिए गए हैं और एयरपोर्ट्स पे भी बता दिए गए हैं कि वो बंदे भाग ना सकें। तो ये एक और नेटवर्क का हिस्सा पकड़ा गया है जो कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता था और कराची से हटके पूरे मुल्क के अंदर ये लोग अपना नेटवर्क चलाते थे, लेकिन ज़्यादा कार्रवाइयां इनकी कराची में होती थी। अब इसमें टारगेट किलिंग के वाकयात और बम धमाकों के वाकयात में इस बंदे को मुलव्वस बताया जा रहा है। ये एपिसोड हमें एक और चीज़ बताती है कि अल्ताफ हुसैन का मुबैना तौर पर जो रॉ के साथ ताल्लुक जोड़ा चाहता है और जो पुराने अल्ताफ हुसैन के साथी हैं वो ये बताते हैं कि रॉ के लोगों से अल्ताफ हुसैन की मुलाकातें, फिर अल्ताफ हुसैन उनके साथ कैसे एजेंडा बनाता था। तो ये सारी चीज़ें अब खुल के सामने आती चली जा रही हैं और इवन अब वो बंदे भी पकड़े जा रहे हैं जो रॉ से जाकर ट्रेनिंग लेकर आए इंडिया में। और कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा गुज़िश्ता दिनों जो एक कराची के अंदर अटैक हुआ उसमें पाकिस्तानी हुकूमत ने साफ साफ कहा था, बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने यह बात साफ साफ कही थी कि ये जो कराची के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में हमला किया गया है, ये ट्रेनिंग और ये सारी प्लानिंग ये भारतीय खुफिया एजेंसी का इसके अंदर किरदार था और उनका हाथ था। तो भारत पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर का आगाज बाकायदा कर चुका है और उनका मीडिया अक्सर ये कहता है, वो तो खुल के कहते हैं ये बात, हम तो ये बात अव्वल तो हम करते नहीं है तो हम माने क्या, भारत के अपने करतूत उनके सामने आते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर लड़ता है और पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है। यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके तालिबान पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया, मुख्तलिफ तंजीमों को उसने सपोर्ट किया, जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनको उसने सपोर्ट किया और पाकिस्तान के अंदर धमाके करवाए, टारगेट किलिंग करवाई, दहशतगर्दी करवाई और इसमें कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स ने उसका साथ दिया। अब ये जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं इनको भी अलग करना चाहिए। एमक्यूएम तो हो गया है, कुछ और भी है मुबैना तौर पे जो आपके इदारों के पास उनका डाटा मौजूद है और इस वक्त क्योंकि मामला इतना खुल के इस लड़ाई को लड़ा नहीं जा रहा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ और लिंक्स भी पकड़े जाएंगे। यानी मुझे एक वफाकी वजीर ने यह बात बताई कि उज़ैर बलोच के जो राब्ते थे ईरान के साथ और वहाँ जो वो ईरान इंटेलिजेंस को मालूमात देता था उसको इंडिया कैसे इस्तेमाल करता था और वो मालूमात उसको जो लोग प्रोवाइड करते थे उनका एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक था। यानी इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हुकूमत इस वक्त कह रही है और एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पे काम कर रही है। तो ये जहाँ एक अच्छी खबर है वहाँ पे ये बड़ी तशवीशनाक भी है कि इस वक्त ये हो रहा है और भारत के अंदर वो खुल के कहते हैं, उनका गोदी मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग, आप जनरल बख्शी को ले लें, आप वो मेजर आर्या उनका उसको ले लें, तो वो खुल के कहते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाएं, आप इन्वेस्टमेंट करें, अफगानिस्तान से दहशतगर्द भेजें जो जाके पाकिस्तान के अंदर हालात को खराब करें। खुल के कहते हैं, अपने मीडिया के ऊपर कहते हैं और दुनिया उसको सुनती है।
तो इंडिया जो है वो कोई ढका छुपा अंदाज में ये काम नहीं कर रहा। गो के नरेंद्र मोदी का मुंह चुप हो, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद ये बात मान चुका है कि उसने काम किया था उस वक्त जब पाकिस्तान को 2 लाख किया जा रहा था। उस वक्त जो प्रॉक्सीज काम करनी थी उनमें नरेंद्र मोदी ने खुद काम किया था। वो बड़े फख्र से इसको बताता है। तो भारत की हमेशा से ये तरीका वारदात रहा है। अब इसमें इस वक्त भारत ये क्यों कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। उसके पीछे 3-4 रीजंस हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1 तो ये है कि चीन से इनको मार पड़ी है और वो बड़ी टिका के मार पड़ी है। जो इलाका कल तक भारत का था उस इलाके में आज आधे इलाके में चीन है और आधे इलाके में एक बफर जोन है। यानी वो सारा एरिया जो कल तक भारत के कब्जे में था उसका आधा हिस्सा 50% अब चीन के कब्जे में है, और जो बाकी 50% है वो भी भारत के पास नहीं है, वो भी एक बफर जोन बीच में बन गया है। एक ऐसा इलाका जिसपे दोनों फौजें नहीं है। तो ये भारत ने एक जंग हारी है और आगे जो शराइत है वो बड़ी सख्त हैं। तो भारत फ्रस्ट्रेट हो गया, उसकी फौज में मायूसी बहुत ज्यादा है, उसके मुल्क में मायूसी बहुत ज्यादा है। तो वो एडवेंचर करना चाह रहा है और ये उस एडवेंचर की एक शुरुआत है जो पाकिस्तान में वो प्रॉक्सी शुरू करता है और पाकिस्तान की एजेंसीज को अब बड़ी तेजी से आने वाले दिनों में कार्रवाई करनी पड़ेगी। नंबर 2, भारत की अंदरूनी सूरत हाल बहुत खराब है। कोरोना उनका इतना ज्यादा फैल गया कि उनको दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ रहा है। इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है, मईशत तबाह हो रही है, कोरोना की वजह से पूरा मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा है और एक चीन से मार पड़ी हुई है। इंटरनली बहुत सारे मसाइल का शिकार है और पॉलिटिकली बहुत डैमेज हुआ है नरेंद्र मोदी। तो ये दूसरा उसकी फ्रस्ट्रेशन की दूसरी वजह है। तीसरी जो वजह है वो ये है कि वो खित्ते में तन्हाई का शिकार हो गया है। भारत ने किया क्या था, आप जरा गौर करें थोड़ा सा। भारत से ऊपर की तरफ चीन है जिसके साथ पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात अच्छे बनाए थे। भारत का अगर आप मैप देखें तो उसके ऊपर चीन है, तो चीन के साथ पाकिस्तान ने अपने अच्छे ताल्लुकात बनाए थे। इसी तरह भारत से उस तरफ जो ममालिक है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग तो हो गया लेकिन पाकिस्तान के उसके साथ ताल्लुकात हैं। इसी तरह से भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान से परली तरफ जो 2 ममालिक हैं, अफगानिस्तान और ईरान, उन दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए और भारत ने इसमें काफी कामयाबी भी हासिल की। अफगानिस्तान में उन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान में $3 अरब लगाए हैं। $3 अरब, ये बहुत बड़ी अमाउंट है भारत जैसे मुल्क के लिए। ये वहां लगा चुका है और $750 मिलियन की इमदाद की पेशकश कर चुका है आने वाले दिनों में। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं तालिबान के साथ और अमेरिका के साथ, नेटो के साथ, उसमें भारत को कोई हिस्सा नहीं मिला। इवन मैं आपको यहां पे एक शख्सियत दिखाता हूं, आप इनको देखें गौर से। ये राकेश सूद इनका नाम है। ये बहुत पढ़े लिखे आदमी और बड़े जबरदस्त एनालिस्ट हैं भारत में, राकेश सूद। इन्होंने करण थापर को एक इंटरव्यू दिया है। करण थापर भी आप जानते हैं बड़ा जबरदस्त जर्नलिस्ट है। इवन नरेंद्र मोदी उसको इंटरव्यू देते देते उठ गए थे कि ये क्या सवाल हैं, बहुत टफ जर्नलिस्ट है। तो करण थापर जो है वो इंटरव्यू कर रहे थे राकेश सूद का, और राकेश सूद जो है वो अफगानिस्तान में, फ्रांस में और नेपाल में भारतीय जो है वो सफारत खाने को हेड कर चुके हैं। तो ये बहुत तगड़े आदमी है। अब ये जो है राकेश सूद साहब, इनका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा क्लियर है। मैं स्टेटमेंट आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये इसकी ट्रांसलेशन क्या है। राकेश सूद साहब फरमा रहे हैं कि तालिबान इज द बिगेस्ट गेनर एंड इंडिया अ की लूजर फॉर ट्रंप्स तालिबान डील। ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो तालिबान के साथ एक डील की है उसमें जो तालिबान है वो सबसे बड़े गेनर हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा हासिल किया है तालिबान ने, और जिसने किसी ने सबसे ज्यादा खोया है ट्रंप की तालिबान के साथ डील में, वो इंडिया है, वो भारत है। और ये इंडियन एम्बेसडर कह रहे हैं, 3 अहम तरीन मुल्कों में रहने वाले जिन्होंने अफगानिस्तान में बड़ा लंबा अरसा वक्त गुजारा है। फिर उन्होंने इसकी सारी वजूहात बयान की है। ये जो है दवायर के ऊपर ये इंटरव्यू छपा है। आप में से कोई इसको तफसील से देखना चाहे तो वहां जाके पढ़ सकता है। मैंने आपको 1 लाइनर दे दिया है कि राकेश सूद के मुताबिक, जिसकी बड़ी जबरदस्त राय है, भारत में जाना माना आदमी है, उसके मुताबिक भारत ने वहां पे सबसे ज्यादा लूज किया है और तालिबान ने सबसे ज्यादा गेन किया है, और पाकिस्तान को उन्होंने आगे बताया कि इसमें बहुत फायदा हुआ है। इतना पैसा लगा के तो अफगानिस्तान ने तो झंडी दिखा दी उनको, इंडिया को, वहां से तो हो गया फारिग, क्योंकि यही एक जगह थी जहां से वो पाकिस्तान को दबाता था। जब भी पाकिस्तान कश्मीर की आजादी की बात करता था तो भारत
पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से एंगेज करता था। दूसरा, वो ईरान के साथ ताल्लुकात बना के पाकिस्तान और चीन के जो मुश्तरका मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि जब चीन ने जाके सरमायाकारी की ईरान के अंदर, और बहुत बड़ी सरमायाकारी की, उसका ईरान को आने वाले दिनों में बहुत फायदा होने वाला है, तो ईरान ने जो भारत के साथ एक मंसूबा था जो चाबहार से जाता ट्रेन का, जो अफगानिस्तान से गुजर रहा था, उस मंसूबे से भारत को बेदखल कर दिया, भारत को वहां से भी निकाल दिया। तो ये तन्हाई उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। ईरान भी निकल गया, अफगानिस्तान भी निकल गया, बांग्लादेश पहले उनके हाथ से जा रहा है क्योंकि वहां पे भी चीन इन्वेस्टमेंट कर चुका है बहुत बड़े पैमाने पे। तो खित्ते के अंदर जो चारों तरफ मुल्क हैं भारत के, नेपाल भी उनसे अलग हो रहा है, भूटान की कुछ मजबूरियां हैं लेकिन वो भी अपनी ऑप्शन सोच रहा है। तो भारत की जो एक जुग्राफियाई पूरी हद है, उसमें उसकी बाउंड्री के साथ लगने वाला कोई भी मुल्क इस वक्त भारत का खैर ख्वाह या उसका ऐसा दोस्त नहीं है जो उसके लिए किसी भी लेवल पे जाए। श्रीलंका पहले ही भारत से बहुत तंग था, पाकिस्तान ने वो तामल टाइगर से जान छुड़ा के दी श्रीलंका को, तो वो पाकिस्तान के शुक्रगुजार है और भारत को वो अपना दुश्मन समझते हैं। तो ये है वो सिचुएशन। दूसरी जो चौथी इनकी फ्रस्ट्रेशन है वो बड़ी कमाल चीज है। भारत ये जानता है कि इकोनॉमिक पावर ही आने वाले वक्त में सबसे बड़ी पावर होगी। चीन ने इसको साबित किया है। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है फ्यूचर में। पाकिस्तान सीपैक के ऊपर काम कर रहा है। ये मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू हुआ, जरदारी साहब के दौर में चला, नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत तेज काम हुआ, अब इमरान खान साहब के दौर में ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे बहुत ज्यादा परेशानी है भारत को कि पाकिस्तान अगर एक इकोनॉमिक पावर बन गया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होती है, ये पॉलिसी नहीं बदलते, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ये तय किया हुआ है कि चीन के साथ मिलकर शराकतदारी के साथ हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। अब अगर पाकिस्तान एक इकोनॉमिक पावर बनता है, यहां पे डैम्स बनना शुरू होते हैं, यहां पे जंगलात लगना शुरू होते हैं, यहां पे इन्वायरमेंट बेहतर होना शुरू होता है, यहां पे सयाहत बेहतर होना शुरू होती है, पाकिस्तान अपनी इमेज बिल्डिंग कर देता है, तो फिर पाकिस्तान को ताकतवर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और एक ताकतवर मुल्क कश्मीर की आजादी के लिए ज्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकता है। और एक ताकतवर मुल्क का पानी रोकना, उसके ऊपर गैर कानूनी डैम बनाना, वो भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त दिया भाषा डैम पे काम हो रहा है, सीपैक पे काम हो रहा है, जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुशखबरी है कि उन्होंने कहा कि 2028 में ही मुकम्मल होगा। ये मुशर्रफ साहब ने मनसूबा शुरू किया था लेकिन काम ही नहीं किया। इसके बाद गिलानी साहब ने शुरू किया लेकिन काम ही नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया, जमीनें खरीद ली, ये अच्छी बात है। फिर इमरान खान साहब ने अब शुरू किया, तो अब इसके ऊपर बाकायदा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठेके अवार्ड हो चुके हैं और 2028 की तारीख बताई जा रही है। अगर ये मुशर्रफ साहब ने जब बताया था तब बनाते तो ये कई गुना कम कीमत में आज तक बन भी गया होता और पाकिस्तान के बहुत पैसे बच जाते। बिजली यहाँ से पैदा होती, जो पानी यहाँ से आता, तो 12 लाख एकड़ ये अराजी को सैराब करेगा, 4500 मेगावाट सस्ती बिजली बनाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमने पहले ऐसा नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा है और मैं इसके ऊपर एक अलग से वीलॉग भी करूंगा कि पाकिस्तान में जो महंगे बिजली के मंसूबे लगाए गए जानबूझकर कि तेल से बिजली बनाओ, गैस से बिजली बनाओ। 90 की दहाई में जब पाकिस्तान के पास बिजली थी भी, जब आप ये पानी से बिजली बनाने के मंसूबे शुरू कर सकते थे, तो ये जो आईपीपीज लगाए गए, ये क्यों लगाए गए? तेल और गैस से बिजली बनाने के आइडियाज क्यों बाय किए गए? उसकी वजह यह थी कि बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में आई, हुक्मरानों से मुलाकातें की और उनको कहा कि आपको हम हैवी कमीशन देंगे, आप हमारे मंसूबे यहां पे चलाएं और बिजली हमसे खरीदें। तो फिर क्योंकि बाप का माल है पाकिस्तान, सबने लूटा, बड़े खौफनाक किस्म के मंसूबे लगाए गए, महंगी बिजली परचेज की गई और जो तेल है उसके ऊपर बिजली बनाई गई, यूनिट बहुत महंगे थे और फिर इस तरह के मुआहदे किए गए कि पाकिस्तान की कौम को ना लोड शेडिंग से निजात मिली और ना महंगे बिलों से निजात मिली। आज भी लोड शेडिंग, आज भी महंगे बिल, और इसके पीछे जो सारा किया कराया है वो हमारी 20 साल की लगातार 20-25 साल की पॉलिसी है। ये 2 साल के अंदर इमरान खान ने इसको ठीक नहीं कर देना आके। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो है कि जो गलत एग्रीमेंट साइन हुए हैं उनको रिव्यू करवाएं, चाहे अदालतों में जाना पड़े, चाहे बैठ के मुज़ाकरात करने पड़े। तो आईपीपीज के साथ एक मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, उसकी मैंने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, फर्दर आती है तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल फोकस रखते हैं इंडिया के ऊपर कि इंडियन एजेंट्स और पकड़े गए हैं, आने वाले दिनों में मजीद लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा। अब भारत बाज नहीं आ रहा, उसको बाज करवाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा?
वो समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।